तो आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर, जिन्हें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। शब्द का सबसे छोटा खंड, जिनके और खंड न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, अक्षर का तात्पर्य होता है वर्ण का वह सूक्ष्म भेद जिसका क्षर कभी नहीं होता, अधन क्षर, यानी जो कभी नष्ट न हो। अर्थात अक्षर का अभिप्राय होता है वे अक्षर जिनकी ध्वनि नष्ट नहीं होती, सदैव रहती है। अतः छोटी से छोटी ध्वनि जो खंडित न हो सके, उसे अक्षर कहा जाता है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। कुछ विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। वर्ण विचार भाषा का प्रथम अंग होता है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को सुनकर दूसरे व्यक्ति हमारी बात को समझ लेते हैं। ध्वनि सार्थक होती है और भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि वर्ण कहलाती है। सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्यालय, कमल। हम देखेंगे कि विद्यालय शब्द 9 ध्वनियों से मिलकर बना है तथा कमल शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। वर्णमाला, वर्णमाला का तात्पर्य वर्णों अर्थात अक्षरों के समूह से है। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्णों के भेद को जानेंगे। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इसमें मात्रा 10 होती है। 11 स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 अक्षर आते हैं, किंतु मात्रा की संख्या 10 होती है। इसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अंग और अह को स्वर में शामिल नहीं किया जा सकता है। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। बच्चों, स्वर को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि हमारा जो गला है, ओष्ठ से लेकर कंठ तक, हमारे मुंह में 5 जगह से ध्वनि प्रकट होती है। यह ध्वनि हवा को कम और ज़्यादा करने से उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैंने जो गोलाई बनाई है वह कंठ है। इसके ऊपर का हिस्सा तालव्य कहलाता है। उसके ऊपर मूर्धा, जहाँ से ध्वनि प्रकट होती है। इसके बाद दंत और अंत में ओष्ठ्य है। इन सभी जगह से हवा के प्रेशर से ध्वनि प्रकट होती है। इससे व्यंजन का निर्माण होता है। इससे अर्थात ये जो हमने कंठ देखा, तालव्य देखा, मूर्धा, ओष्ठ्य और दंत, इन सभी जगहों से व्यंजन का निर्माण होता है। स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर बोलने पर कंठ में कहीं भी हवा में रुकावट नहीं होगी। हवा में रुकावट नहीं होने के कारण एक छोटा बच्चा भी स्वर को आसानी से बोल पाता है। सर्वप्रथम 6-7 माह का बच्चा स्वर ही बोलता है, व्यंजन नहीं बोल पाता। जैसे हम कहते हैं उसने माँ बोला, किंतु माँ व्यंजन होने के कारण उसे बोलने में कठिनाई होती है, अतः वह माँ शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता। व्यंजन बोलने से पहले उसके कंठ का परिपक्व होना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि छोटा बच्चा सर्वप्रथम आ, ई इस
इस तरह के शब्दों का ही उच्चारण करता है। मूल स्वर भी कहते हैं। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ, री आदि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वरन अपने आप में स्वतंत्र है। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, अतः इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संधि इस प्रकार है: अ धन अ बराबर आ, ई धन ई, उ धन उ, अ धन ई, ए, अ धन उ, ओ, अ धन ए, आई, अ धन ओ, औ। ए को ह्रस्व नहीं माना गया है, क्योंकि ए वर्ण अ धन ई से मिलकर बना है। 2 वर्णों का संयोग होने के कारण यह दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाए जाने में किया जाता है। इनकी पहचान के लिए स्वर के आगे 3 लगा देते हैं, जैसे ओम। प्रायः इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। स्वरों की मात्राएं। लिखते समय स्वरों का प्रयोग केवल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि व्यंजनों के साथ मिलाकर भी किया जाता है। इस स्थिति में स्वरों का स्वरूप बदल जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा रूप में लगते हैं। अ को मात्रा में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग कहते हैं। आइए हम अनुस्वार को जानें। जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे लंबा, नंदन, हंस, बंदर, संतरा, गंगा, शंकर आदि। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसके लिए शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे चांदी, गांव, यहाँ, वहाँ, चांद, आँख, अंगूठा आदि। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है, जैसे अंततः, फलतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अन्य चिन्ह भी है, जैसे अर्धचंद्र। यह चिन्ह आ और औ के मध्य ध्वनि सूचित करता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखते समय उनके ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाता है, जैसे टॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, कॉफ़ी, कॉपी आदि। हलंत जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता है, तो यह बताने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थात, पश्चात, महान आदि।